जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस Canada immigration and non-immigration visa suggestion and advice series by Tracks. We have Waqas again with us. How are you, Waqas, today? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आई एम डूइंग गुड जी। Good, I'm good. अच्छा, चलें वकास, I think last दो videos बड़ी मजेदार रही. We discussed about the startup visa in the last one, and in the first one we discussed about the um, visit visa, TRV, temporary resident visa. And I think आपकी जो suggestions or advice, they are very valuable advice, very valuable pieces of advice in terms of people who are targeting to move to Canada temporarily or permanently. Today, I think we can do express entry, and this is going to be the first part because there are many streams in it, I assume. और आप वो सारी यस। stream explain करना चाहेंगे हमारे viewers को. लेकिन let's start with a stream of your own choice, जो भी आप समझते हैं. लेकिन first explain to the viewers what is express entry. The express entry is actually a system they have developed to cater to all the different streams. अब होता यूं है कि इसमें 3 स्ट्रीम्स हैं, जिसको फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम कहते हैं, ये कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कहते हैं ये, और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। अब इन 3 स्ट्रीम्स के डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। इन तीनों को इन्होंने मर्ज करके एक ही सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया, उसको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कहा इन्होंने, और वही एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू वो सारा चलता है सिस्टम। अगर वैसे देखा जाए तो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है जिस पर आज हम बात करेंगे, विच इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। बाकी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास तो कैनेडियंस के लिए है, और जो स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ ट्रेड ऑक्यूपेशंस के लिए। उसकी साल में ड्रॉज भी बड़े लिमिटेड से 1 या 2 होते हैं। लेकिन जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है उसका ड्रॉ ज्यादा कंसिस्टेंटली होता है। तो हम इस प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके फेडरल स्किल्ड वर्कर में मिनिमम पॉइंट्स 67 होने चाहिए, राइट। और ये असेस किया जाता है मिनिमम पॉइंट्स आप कह रहे हैं कि FSW के लिए, फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में हो गया। 67 पॉइंट्स। और इसी के साथ आपको जो है इसमें 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एज आपकी, इट शुड बी बिटवीन 22 टू 29 आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद एज के बाद आपका एक्सपीरियंस, आपको एटलीस्ट आपको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। मिनिमम 1 ईयर का कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका आउटसाइड कैनेडा। तीसरे नंबर पे आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, इसमें लैंग्वेज के पॉइंट्स होते हैं, और लैंग्वेज आपको मिनिमम जो चाहिए होती है उसमें CLB 7, जिसको इन्होंने कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क कहा हुआ है, उसके मुताबिक आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, with 7.5 in listening and 6.5 each in the rest of the 3 modules. और उसके बाद आपका एज, एक्सपीरियंस, आइल्स, और I guess the fourth one is I guess age, experience, IELTS and qualification. Yes. तो क्वालिफिकेशन आपको जो चाहिए वो आप बैचलर्स 4 इयर्स प्रोग्राम मिनिमम आप साथ में रखें। ये तो सब हो गए जो कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है 67 पॉइंट्स पे। अब बात ये कि जब इसी क्राइटेरिया के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में, और एक्सप्रेस एंट्री उसको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के तहत इन सारे मार्क्स को 67 को रीवैल्यूएट करेगा। वो नेक्स्ट उनका जो सिस्टम है वो 1200 पॉइंट्स पे। ओके, वो 67 अच्छा, को अब कन्वर्ट करता है 1200 पे? हाँ जी, वो फिर रीवैल्यूएट करता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के मुताबिक। राइट। अच्छा, अब उसमें क्या होता है जी, उसमें फिर आपकी एज, एक्सपीरियंस, आइल्स और इन सब चीजों के डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं आपको। राइट। अच्छा, उसमें हम फिर आइल्स कहते हैं, आपने जब कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में आपकी प्रोफाइल डालेंगे तो उसमें हम फिर कहते हैं कि अब वो जो पहला CLB 7 था फेडरल स्किल्ड वर्कर के तहत, वो तो था मिनिमम रिक्वायरमेंट, लेकिन इफ यू वांट टू गेट इन द कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में और यू वांट टू हैव अ गुड चांस, तो फिर आपको वो आइल्स करना है, वो विच इज द गोल्डन नंबर 8777। राइट। 8 लिस्टिंग में लेना है और 777 आपने बाकी 3 मॉड्यूल्स में लेना है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एज पर द
CRS टूल जिसमें आप ये करेंगे। उसके बाद आपको लोग पूछते हैं कि आपने सिर्फ आइल्स ही कर सकते हैं या कुछ और। आइल्स के अलावा इनके 2 और इंग्लिश टेस्ट भी हैं। अब पहले हम आइल्स की बात करें तो आइल्स में 2 किस्म की टाइप्स होती हैं। एक जनरल ट्रेनिंग आइल्स होता है और दूसरा इनका एकेडमिक आइल्स होता है। इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के लिए जनरल ट्रेनिंग आइल्स यूजुअली एक्सेप्ट किया जाता है। अब कनाडा ने रिसेंटली जनवरी में PTE, जिसको पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, और उनका PTE कोर के नाम से एक इंग्लिश टेस्ट है, उसको इन्होंने इंक्लूड किया है अपने इंग्लिश के दूसरे ऑप्शंस में। और तीसरा है सेलपेप। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक इंग्लिश का प्रोग्राम कर सकते हैं। और अब सेलपेप का मार्किंग क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट है। इसी तरह PTE कोर का मार्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। आइल्स में बैंड्स होते हैं, PTE में 100 के बीच में मार्क्स होते हैं, तो एनीथिंग अबव इन द लाइन ऑफ 85 to 90 में फिर आपका स्कोर वहीं पे पहुंच जाएगा, जो हम 8777 आइल्स कहते हैं PTE कोर में, अगर आप देखें तो। इसमें कुछ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क का जो है एक चार्ट है, वो हम ये अपनी वेब सीरीज जो बना रहे हैं इसी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जरूर डाल देंगे ताकि आप लोग उसमें देख सकें। राइट, राइट। उसके बाद आइल्स के बाद जैसे मैं आपको बताया कि एक्सपीरियंस आपको 3 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में भी। और आपकी एज बिटवीन 22 to 29 होनी चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स हैं। और बाकी क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। ये 4 हैं। तो अगर बैचलर्स हैं तब भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं ना, अगर क्वालिफिकेशन बैचलर्स हो? एब्सोल्युटली यू कैन अप्लाई जी। ये बल्कि 16 आजकल years या 18 years बैचलर्स, आई थिंक। बैचलर 16 इयर्स और मास्टर्स 18 इयर्स। अच्छा, यानी कि जो पाकिस्तान में अगर हाई स्कूल के बाद, अच्छा ठीक है, राइट, मास्टर्स 18 years एंड बैचलर 16 years, राइट। सो यू नीड जी टू हाँ, गो फॉर हाई स्कूल फॉर इट, सो यूनिवर्सिटी फॉर एटलीस्ट 4 years आफ्टर योर हाई स्कूल, या इंटरमीडिएट या राइट, 11th। ठीक हो गया। अच्छा, एब्सोल्युटली। इसमें ये बताएं कि FSW जो फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम है, इसमें आपने बताया 67 मिनिमम पॉइंट्स आपको चाहिए। जब जी 67 हाँ, को ये रीवैल्यूएट करते हैं तो आपको 1200 आपने बताया कि मिनिमम चाहिए, या 1200 आ जाएं तो नहीं, लाइक 1200 उनके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का जो पॉइंट सिस्टम है उसके टोटल पॉइंट्स 1200 हैं। 1200, तो उसमें से कितने चाहिए होंगे कट ऑफ? उसमें से कट ऑफ स्कोर जो होता है, अब मैं आपको बताऊं तो जिसने मास्टर्स किया हुआ है 18 इयर्स का, आइल्स 877 लिया हुआ है, और 3 3 इयर्स इयर्स का वर्क वर्क एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस है, और 22 समझे जी। एज ही है, मिनिमम ही एज हाँ है। जी, एज अगर ये है तो उसमें आप इतना कर सकते हैं कि उनके पॉइंट्स बनेंगे 469। 469, ठीक है जी। तो 69, यस। कट ऑफ पॉइंट क्या है? अच्छा, कट ऑफ अब आजकल इन्होंने क्या किया हुआ है, जो आजकल ये कैटेगरी बेस्ड क्रॉस कर रहे हैं। तो राइट, कैटेगरी बेस्ड क्रॉस में ये 4 किस्म की कैटेगरीज पे, बल्कि 5 किस्म की कैटेगरीज पे ड्रॉ कर रहे हैं। पहला है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। राइट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो कट ऑफ स्कोर है वो रिसेंट ट्रेंड्स में 430 के बीच में आया है। 428, 427, 430, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल में काफी प्रोफेशन की इसका मतलब डिमांड है वहां पे, इसलिए कम है। जी, कोविड के बाद से तो खास तौर पे काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पर जो उनकी आई है। इनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी स्ट्रेन भी है इस वक्त। और इनको महसूस हुआ है कि आई मीन दे शुड गेट मोर एंड मोर मेडिकल प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू राइट, प्रैक्टिस इन देयर कंट्री। राइट, ठीक हो गया। 430 आप कह एक रहे कैटेगरी हैं प्रोफेशनल्स के लिए, एक कैटेगरी है, इसके अलावा बताइएगा। जी, इसके अलावा जी टेक कैटेगरी से हैं, जो टेक्नोलॉजी कैटेगरी कहते हैं उनको, या हम उनको स्टेम कैटेगरी भी कह सकते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या IT से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके कोई 10 डिफरेंट NOC कोड्स या ऑक्यूपेशन कोड्स के लोग हैं जिनको ये इनवाइट करें, और उनका स्कोर चल रहा है 470, ओके, 460 से 70 के बीच में 460 से 70 के दरमियान, ठीक हो गया। जी। उसके बाद ये एग्रीकल्चर बेस के ऊपर ड्रॉस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को ले रहे हैं। ठीक। और उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों में इन्होंने जो ड्रॉ किया है वो 470 से 400 के बीच में किया है। 470, नहीं, 370 से 370, 400 ओके, 370 से जी। 400। एग्रीकल्चर इसका मतलब है काफी प्रायोरिटी है। यस, एग्रीकल्चर भी एक प्रायोरिटी है इनकी।
और चौथा देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में है। ट्रांसपोर्टेशन में फिर इनको ड्राइवर्स भी हैं और भी कुछ ऑक्यूपेशंस हैं इसमें, कुछ एयर ट्रैफिक से रिलेटेड या कोई एयर इंडस्ट्री से रिलेटेड इनके ऑक्यूपेशन है, उनको भी इन्होंने टारगेट किया है। उनका स्कोर भी अराउंड 380 टू 420 के बीच में है। ओके, ये भी यानी कि काफी प्रायोरिटी वाला एरिया है ट्रांसपोर्टेशन। ये भी प्रायोरिटी वाला एरिया। और चौथे पे इनको फ्रैंकोफोन जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनको भी ये इनवाइट कर रहे हैं। उनका द स्कोर इज बीन प्रीटी लो, अच्छा 350 से 370 के अंदर जो है स्कोर जो है वो रिसेंट ट्रेंड्स हैं इनके। अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट। और उनकी डिफरेंट, फिर वो जारी बात है आपको क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेंगी इफ यू आर फ्रेंच स्पीकिंग, तो आपके पास क्या प्रूफ है? उसमें आप यस, आपको आइल्स की बजाय उसमें फिर जो टीसीएफ होता है इनका और टीईएफ होता है इनका, वो आपको देना पड़ेगा, विच इज देयर ऑफिशियल टेस्ट फॉर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक हो गया। अच्छा विकास, ये बताइए कि कोई एप्लीकेंट पाकिस्तान से अगर एफएसडब्ल्यू फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहे तो हम कैसे हेल्प करेंगे उसको? ट्रैक्स उसको कैसे गाइड करेगा, क्या करेगा? एक तो आइल्स प्रेपरेशन में हम, वी आर द लीडिंग इंस्टीट्यूट जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, इन द बिल्कुल। कंट्री। तो आइल्स में हम कोशिश करेंगे कि उनको 8777 के लिए प्रिपेयर करें। इसके अलावा और एब्सोल्युटली। क्या हेल्प करेंगे हम उन्हें? हाउ हाउ विल वी जी हम प्रिपेयर देयर एप्लीकेशन? उनको आई मीन एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज दे सकते हैं अट्रैक्ट्स। आप उनकी असेसमेंट ऑफ देयर प्रोफाइल से लेके फ्रॉम द वेरी स्टार्ट राइट टू प्रिपेयरिंग देम फॉर आइल्स, to getting their degrees assessed from Canada and completing their profile as per their experience, हम उनको हेल्प कर सकते हैं to I mean throughout their journey in Canada. राइट राइट, सो वेरी प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस। अच्छा मुझे ये Absolutely. बताइए कि जो नॉर्मल, जो इस कैटेगरी में हेल्थ केयर, टेक में, एग्री में और ट्रांसपोर्टेशन में या फ्रेंच स्पीकिंग में नहीं आ रहा, तो उसको आपने बताया कि 469 तक वो जा सकता है अगर वो 22 साल उम्र हो और मास्टर्स डिग्री भी हो और 8777 स्कोर भी हो और इसके अलावा उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो, जो कि 22 साल में काफी मुश्किल है कि किसी के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो 22 जी साल की जी उम्र में ग्रेजुएट किया होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर सका हो। तो कहीं ना कहीं उसके पॉइंट नीचे होंगे। लेकिन ये 469 है, तो हमें चाहिए कितने पॉइंट्स हैं नॉर्मल कैटेगरी, मतलब जो इन 5 में नहीं आ रहे जो आपने प्रायोरिटी एरियाज बताए हैं ड्रॉज के जरिए? जी। अच्छा, ये एक तो 22 से 29 साल की उम्र तक जो भी होगा, अगर वो ये चार क्रेडेंशियल्स को पूरा करता है तो वो मैक्सिमम 469 तो ले सकता है। ठीक है अच्छा जी। हो यानी गया। एक 29 ईयर्स का लड़का भी या लड़की जो भी है, जो कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहते हैं। राइट उसके अलावा यहाँ पर जो एडिशनल पॉइंट्स उनको मिल सकते हैं उसके दो तीन तरीके हैं। राइट। एक तरीका तो ये है कि आपका कोई कनाडा का जॉब एक्सपीरियंस हो तो वो आपकी प्रोफाइल में ऐड किए जा सकते हैं। ओके। दूसरा, अगर आपकी कोई कनाडा से एजुकेशन है तो वो आपकी प्रोफाइल में ऐड की जा सकती है। अच्छा, कनाडा की डिग्री तीस पे भी पॉइंट्स हैं? एब्सोल्युटली। ओके अच्छा, उसके अलावा आपका कोई बहन या भाई परमानेंट रेजिडेंस या इधर कनाडा में रहता है, सिटीजन है, तो उसके भी पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। ओके ओके, अब ब्लड रिलेशन होना जी, चाहिए? ब्लड रिलेशन होना चाहिए जी। ओके और उसके अलावा आपको इस कोई जॉब ऑफर कनाडा से मिल रही है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ओके। दीज आर डिफरेंट वेज यू कैन इंक्रीज योर स्कोर। जो आजकल ऑल प्रोग्राम रॉस का स्कोर चल रहा है, द लेटेस्ट इट वाज 525। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो ये स्कोर काफी हाई हो चुका हुआ है पिछले 2 साल में। शायद कोविड बैकलॉग की वजह से एप्लीकेशन बढ़ी चुकी हुई हैं, लेकिन इस स्कोर को मैंने आपको बताया कि कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। जिस स्पेसिफिक सेक्टर से हैं आप तो फिर आपको मसला नहीं है कि आपने 525 अचीव करना है। फिर फ्रॉम हेल्थ केयर, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, फ्रॉम एग्रीकल्चर, आप बिल्कुल अगर इन चार पांच शोबों से हैं तो आप अपना चांस, यू शुड टेक योर चांस। इट्स वर्थ टेकिंग इट बिकॉज कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है इस प्रोग्राम की। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल मत घबराएं इस लिहाज से कॉस्ट को देखते हुए, बट टेक टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव अ बेटर लाइफ अहेड। ग्रेट। और चलिए विकास, लास्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अगला इसकी कैटेगरी करेंगे, इसकी अगली स्ट्रीम जो होगी आपकी जो स्किल माइग्रेशन है, इसके अंदर हमने आज एफएसडब्ल्यू की और बाकी आपने कुछ कैटेगरी शुरू में बताई थी। जस्ट व्यूअर्स को लास्ट में बताइएगा कि बेसिकली ऑफिशियल फीस क्या है इसकी, अबाउट व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट ऑफिशियली जो कैनेडियन गवर्नमेंट चार्ज करती है इस प्रोग्राम के लिए? जी हाँ, आपकी इनिशियल फीस जो होती हैं वो तो आपकी सिर्फ जो डिग्रीज की असेसमेंट कनाडा से होती है
वो होती हैं. This can range from anywhere around $230 या $240 to around $300 or $400. डिफरेंट असेसमेंट अथॉरिटीज है यहाँ पे, वो हो सकती है. तो उसके अलावा आइल्स की फी है. और जब आपका ये स्कोर आप अचीव कर लेते हैं या आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन टू अप्लाई हो जाता है, तो उसके बाद आपकी जो मेजर फी है वो है $1,345 फॉर ईच एडल्ट एंड $90 फॉर द बायोमेट्रिक्स. तो ये कोई इट्स प्रीटी मच मैनेजेबल. अगर पाकिस्तान में 3-4 लाख रुपया शुडंट बी अ बिग कॉस्ट फॉर मूविंग टू कनाडा. एक बैंक स्टेटमेंट जरूर है जो कि सिंगल पर्सन से स्टार्ट हो जाती है $14,000 से, और विद एवरी फैमिली मेंबर इंक्रीज आप उसमें $3,500 इंक्रीज कर सकते हैं इसी नंबर में. Okay, great. So it's not a very expensive program, and इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. people should take, especially अगर ये जो 5 आपने आज मेजर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस बताए हैं, हेल्थ केयर का बताया है, टेक का बताया है, और इसी तरह एग्री का और ट्रांसपोर्टेशन का और फ्रेंच स्पीकिंग का, अगर ये है तो दे should take a chance and they should target to move to Canada. चलें, thank you so much, Sure. Vikas. I'll catch you up Thank soon you. in another video for the benefit of our audience. And thanks again for such an enlightening and elaborate discussion on Federal Skilled Workers Program. Thank you so much. Sure. Thank you so much, Akshay. Allah Thank Hafiz. you.